हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का पार्ट 2, जिंगालू। इसका पहला भाग ध्रुव आपको डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व सार। अब तक के कथानक में आपका परिचय हुआ श्रीमंत और सहमंत नामक ब्रह्मांड के दो रचयिताओं से, जो अपनी शक्ति से इंसानों की दुनिया का इतिहास तक बदलने की क्षमता रखते हैं। सहमंत की शिकायत थी कि श्रीमंत सृष्टि में कुछ इंसानों को अतिरिक्त शक्तियां देकर उन्हें सुपर हीरो बना देते हैं, जबकि यदि इंसानी दुनिया में सुपर हीरोज ना भी होते तब भी दुनिया सामान्य तरीके से चल सकती थी। अर्थात यदि ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव ना भी बना होता तब भी समाज में अपराध नियंत्रण में ही रहता। उसकी इस शिकायत को दूर करने के लिए श्रीमंत उसे ध्रुव और ध्रुव के 16 साथियों के जीवन की किसी भी एक घटना को बदलने की क्षमता देते हैं। इस नई शक्ति का प्रयोग करके सहमंत सबसे पहले ध्रुव के ही जीवन की एक घटना बदल देता है। वास्तविक इतिहास में जब जुबिस्को जुपिटर सर्कस में आग लगाने पहुंचा था, तब उसका सामना हुआ था ध्रुव के पिता श्याम से। श्याम जुबिस्को को रोक नहीं सका था और जुपिटर सर्कस के साथ ही ध्रुव के माता पिता भी उस घटना में जलकर मारे गए थे और ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बन गया था। किंतु अब सहमंत इतिहास की घटना बदलकर श्याम की जगह ध्रुव को जुबिस्को के सामने ला खड़ा करता है। परिणाम स्वरूप ना ही जुपिटर सर्कस जलता है और ना ही ध्रुव के माँ बाप की मृत्यु होती है। अर्थात केवल एक घटना परिवर्तन से वे सभी परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं जिन्होंने ध्रुव को सुपर हीरो बनने की ओर अग्रसर किया था। सहमंत बहुत खुश होता है कि ध्रुव अब कोई सुपर हीरो नहीं है और समाज में अपराध का खात्मा पुलिस और पुलिस की कमांडो फोर्स कर रही है। लेकिन कथानक के अंतिम चरण में आईजी राजन के घर में ध्रुव जैसी एक रहस्यमय आकृति को देखकर सहमंत का मस्तिष्क चकरा जाता है और उसके मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि उसके अटूट प्रयासों के बाद भी ध्रुव सुपर हीरो बन ही गया है और इसलिए वह अब ध्रुव के मित्र जिंगालू के जीवन की एक घटना परिवर्तित करने का निर्णय लेता है। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा प्रथम भाग ध्रुव में। अब प्रस्तुत द्वितीय भाग में जिंगालू आपके हाथों में, और हमारा दावा है कि इसकी कहानी आपको बर्फ की चिता की तरह ही एक कपकपाते हुए रोमांचक सफर पर ले जाएगी। क्या हुआ सहमंत, तुम एक घड़ी से इसी दृश्य को देखे जा रहे हो? ऐसा क्या है इस घटना में? पराशक्ति युक्त मानव को रोकने के एक से अधिक उपाय हैं श्रीमंत। उनके मित्र भी पराशक्ति वाले होते हैं और शत्रु भी, क्योंकि ऐसे मानव अपने मित्रों और शत्रुओं से भी जाने जाते हैं। अगर ये ना हो तो महानायक नायक भी नहीं रहेंगे। और ध्रुव के ऐसे पहले मित्र का नाम है जिंगालू। डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 2। तुम अभी इसी तथ्य पर निश्चित नहीं हो पाए हो कि तुमने एसपी राजन के घर ध्रुव को ही देखा है अथवा नहीं। हो सकता है तुमको भ्रम हुआ हो। आपने एक बात और कही थी श्रीमंत कि अगर ऐसा हो भी तो मैं अब उसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे ध्रुव के जीवन में मात्र एक बदलाव की आज्ञा थी और वह मैं कर चुका। ध्रुव अगर सुपर कमांडो ध्रुव नहीं बना तो बात ही समाप्त है, परंतु अगर बना है तो ध्रुव को यहीं रोकना होगा, उसको जिंगालू से दूर रखकर। ओ गुड शॉट मिस्किन। थड़ाक। ये लो, यहाँ है मिस्किन सील। चलो समय हो गया मिस्किन। ये क्या हो रहा है अंकल जैकब? मिस्किन को कहाँ ले जा रहे हैं? पिछले महीने कोई श्यामा हथनी और उसके शावक मेरे दोस्त गज्जू को ले गया था। ये सरकारी आदेश है ध्रुव। सभी सर्कसों को जानवरों से शो न कराने का और उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का आदेश कई साल पहले आया था। हमने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन साथ ही हम अनावश्यक जानवरों को छोड़ते भी जा रहे थे। जैसे 7 में से 3 शेर हम जंगल में छोड़ चुके हैं, 2 भालू और पेंगुइन भी। पिछले साल कोर्ट ने हमारी अपील खारिज कर दी। अब कोर्ट के निर्णय पर अमल हो रहा है। लगभग 5 वर्ष पहले तुम्हारे पिता श्याम भी एक वाइट फीमेल टाइगर शीताली को चिनार गुलबांध के उत्तर में लकपाला पास पर छोड़ आए थे। ये अच्छा भी और बुरा भी। मेरे सभी दोस्त वैसे तो यहाँ खुश थे, परंतु उनका घर तो खुली प्रकृति ही है। वैसे लकपाला पास के नज़दीक तो रहस्यमय प्राणी यति भी देखा गया था। तुमको भी दिख सकता है, क्योंकि हिमाद्री को लकपाला पास छोड़ने तुम्हें ही जाना है। तब तो मज़ा आएगा। देखा सहमंत, तुमने उस शयन कक्ष में अवश्य कुछ और देखा होगा। ध्रुव किसी पहाड़ी बाढ़ की छानबीन के लिए नहीं जा रहा है। यह मात्र एक संयोग लगता है। जानने के लिए पढ़ें ध्रुव की पूर्व प्रकाशित कॉमिक बर्फ की चिता। जल्दी ही ध्रुव लकपाला पास की बर्फीली पहाड़ियों में हिमाद्री के साथ था। कुछ ज़्यादा ही संयोग लगता है श्रीमंत। तभी तो ध्रुव सुपर कमांडो ना होते हुए भी इस समय उसी स्थान पर ही जा रहा है। विदा दोस्त। बर्फ़ की मुलायम चादर पर ध्रुव के पैरों के निशान उभरने लगे और फिर पैरों के वे निशान भी मिटने लगे। ये भी संयोगवश ही होगा प्रभु। संशय तो अवश्य सहमंत,
परंतु मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जंगालू के जीवन में तुमने कुछ अकल्पनीय बदलाव किया है। आपसे क्या छुपा रह सकता है श्रीमंत? तुम्हारी भी निजता है सहमंत, उसका उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकता। जो होगा वह दृष्टिगोचर तो हो ही जाएगा। कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। पैरों के नीचे की बर्फ़ पिघल रही है बहुत तेज़ी से। ये तो खौलते पानी की एक पूरी नदी है। वॉकी टॉकी से बेस कैंप से संपर्क करना होगा। हेलो बेस कैंप, मैं यहाँ पर। अरे कौन? कौन? ये तो जिंगालू ही दिखता है। क्या ये वही पुराना घटनाक्रम दोहराया जा रहा है सहमंत? ध्यान से देखे प्रभु, ये ध्रुव का मित्र जिंगालू नहीं है। यति? ये तो सच में यति है। था। ये तो जिंगालू की प्रतिलिपि लग रहा है, परंतु फिर ध्रुव का मित्र जिंगालू कहाँ है सहमंत? अरे मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। था। ध्रुव सृष्टि का केंद्र नहीं है प्रभु। आप बस ये देखिए कि ये यति ध्रुव को जीवित छोड़ेगा अथवा नहीं। पर ये मेरी बात समझेगा कैसे? धड़ाक। मैं एप्स की भाषा नहीं जानता। तुम्हारा यहाँ ना आना ही सबसे बड़ी मदद होगी। इस बर्फ़ का पिघलना यहाँ मानवों की भीड़ बढ़ने के कारण ही है। तुम हमारी भाषा बोलते हो, तब तुम समझ जाओगे। पर सुनने की पहली शर्त बनकर बैठना होती है। तेरी ये घृष्टता। ध्रुव ने यति को बांधने की कोशिश तो अवश्य की, परंतु यति शक्ति के आगे वो मोटी रस्सी एक कमज़ोर धागे की तरह टूटती चली गई। और फिर ध्रुव का शरीर पहले हवा में कई फीट ऊपर उठा और फिर हज़ारों फीट गहरी खाई में गिरता चला गया। परंतु ध्रुव के हाथ में एक लाइफलाइन भी थी, और ध्रुव जैसे कुशल कलाबाज के लिए गिरते गिरते भी उस रस्सी को फिर किसी ऊपरी चट्टान में फंसा पाना मुश्किल काम नहीं था। उफ, चट्टान टूट गई। ये क्या सहमंत? ये चट्टान ही तो ध्रुव का अंतिम सहारा थी। ये तो प्रकृति कर रही है श्रीमंत। आपको याद है ना कि मैं अब ध्रुव के जीवन में बदलाव कर ही नहीं सकता। ध्रुव के साथ साथ यति भी आंखों से ओझल हो गया था, और फिर कुछ समय बीतने के बाद यति के पैरों के निशान भी कोई मिटाने लगा था। कमांडो कैप्टन हियर सर, आपका सोचना सही था। शिवपुरी में आई बाढ़ प्राकृतिक नहीं है। कोई बर्फ़ अकल्पनीय मात्रा में पिघला रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है, और इसका कारण यति लग रहा है। हाँ सर, आप ठीक सुन रहे हैं। वही काल्पनिक प्राणी यति। वह मेरी आंखों के सामने 10 फीट ऊंचा और विशाल का है, और मुझे लगता है कि ये उस गर्म पानी के स्रोत की तरफ ही बढ़ रहा है। और स्रोत मिल गया है सर, पर यहाँ कुछ और भी है सर। अजीब से सूट हेलमेट पहने कुछ प्राणी हैं। क्या कहा सर? एलियंस? हो भी सकता है। वे एक विशाल गोल चट्टान के पास है जिसके नीचे से गर्म पानी आ रहा है। ओह, खतरनाक। तुम वापस आ जाओ, हम आर्मी को वहाँ भेजेंगे। ओके सर, मैं थोड़ी और जानकारी जुटा कर आता हूँ। यस सर, चिंता ना करें, मैं सतर्क रहूँगा। मैं अभी यति के पीछे जा रहा हूँ। देखो सहमंत, एसपी राजन ने कैडेट कैप्टन को भेजा, ध्रुव को नहीं। तुमने शयन कक्ष में ध्रुव को नहीं देखा था। चलिए मान लेता हूँ, परंतु हम मात्र अनुमानों पर निर्णय नहीं ले सकते। पक्का करने के लिए आगे देखना होगा कि जिंगालू कब आएगा। यह स्थान खाली करने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। यतिराज, मैं हूँ अभी। तुम मात्र युवराज हो भंजालू। यह निर्णय मुझे लेने दो। हमको भागना नहीं है, बल्कि इस हिमक्षय की समस्या का कारण खोजने पर ध्यान केंद्रित करना है। निर्णय में विलंब यतियों का अस्तित्व खतरे में डाल देगा। आप इसलिए रुकना चाहते हैं क्योंकि आपको अभी भी अपने उस शिशु चिंगालू का इंतजार हो, जब कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपने स्वयं परंपराओं की वेदी पर उसकी बलि चढ़ा दी है। वह मर चुका है। ये आप कब मानेंगे? झूठ है ये। यहाँ पर रुकने का कारण ये नहीं है। तुमने जन्म मृत्यु के चक्र से छेड़छाड़ की है सहमंत। नहीं प्रभु, मैंने तो बस जंगालू को इस स्थान से दूर किया है। पर तुमने किया क्या है? देखते जाइए प्रभु। वह ना मेरी गलती थी ना परंपराओं की, बस नियति हमारे विरुद्ध थी। यतिराज, हमने तो बड़े युवराज जिंगालू के मृत होने की सूचना सुनी थी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जिंगालू मात्र 1 माह का था, जब उसे लेकर हम पवन वेदी पर पवन देव का आशीर्वाद दिलाने ले गए थे। हम यति पवन पुत्र के वंशज हैं ईशा, इसलिए इस पवन वेदी पर हम यति संतानों को पवन देव को समर्पित कर देते हैं। वे ही तय करते हैं कि यति शिशु को उनका आशीर्वाद मिलेगा अथवा नहीं। दशकों पूर्व मेरे पिता ने भी मुझे इसी पवन वेदी शिला पर रखा था, और वायु के एक तीव्र झोंके ने मुझे उस गहरी खाई में सैकड़ों गज नीचे गिराकर और फिर सैकड़ों गज हवा में ऊपर उठाकर मुझे मेरे पिता के हाथों में वापस सौंप दिया था। ये हमारे लिए पवन पुत्र का आशीर्वाद था, इसलिए ये एक आवश्यक परंपरा है। देखो, जिंगालू को शिला पर रखते ही वायु वेग प्रारंभ हो गया।
उस छोर से वायुदेव हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मेरा मेरा पुत्र, रोकिए उसे। चिंता मत करो, वह वायुदेव के संरक्षण में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। देखो, उसका गिरना रुक गया है। वायु चक्र अब उसे हवा में उठा रहा है। पर ये क्या है? क्या है ये? बस यहीं से जंगालू के जीवन क्रम को मैंने एक मोड़ दिया और उसको सबसे दूर कर दिया श्रीमंत। तुमने एक शिशु को उसकी माँ से दूर कर दिया सहमंत। ये तो अत्याचार हुआ ना। अनंत काल से असंख्य शिशु आपके द्वारा जीवन चक्र की भेंट चढ़ चुके हैं प्रभु। मेरा तो ये एकमात्र और प्रथम प्रयास था। मेरा कारण अत्याचार नहीं होता सहमंत, वह मात्र योनि परिवर्तन के लिए होता है। पर छोड़ो, तुमने बदलाव किया तो किया क्या, आगे तो दिखाओ। देखिए श्रीमंत, आगे की कहानी को यतिराज अन्य यतियों को सुना रहा है। उस समय जो मैंने और यति रानी ने देखा उसने हमारे प्राण सुखा दिए। चिंगालू को तो वायुदेव ने सुरक्षित कर लिया था, परंतु उसके ठीक सामने खाई के दूसरी तरफ न जाने कहाँ से एक श्वेत बाघ प्रकट हो गया। हमारे देखते ही देखते उसने एक अविश्वसनीय छलांग लगाई और चिंगालू को मुंह में दबोच कर खाई के दूसरी तरफ कूद गया। फिर वह गुफाओं की भूल भुलैया में घुसकर लुप्त हो गया। अब उसको ढूंढ पाना असंभव था। जब मैं इस घटनाक्रम की परतें उधेड़ रहा था तब मुझे पहली बार यह श्वेत बाघ दिखा था। तब वह शांत था, परंतु मेरी प्रेरणा से उसने इस बार अपने शिकार को नहीं छोड़ा। तभी से चिंगालू का कोई पता नहीं है और अब ध्रुव का भी कोई पता नहीं है। तो अब क्या होगा? क्या एक और गांव बाढ़ में डूब जाएगा या कोई बचाएगा उसे? कोई है वहाँ, एक और जासूस, पकड़ो उसे। यह अवश्य हमारा शत्रु है, वरना यूँ छुपकर हमारी बातें न सुन रहा होता, ये जाने न पाए। पहाड़ों पर यतियों से तेज भाग पाना असंभव था, पर कमांडो फोर्स के कैडेट को भी पकड़ पाना असंभव था। और फिर ये तो उनका कैप्टन था। उफ, ये तो मेरे एकदम नज़दीक आते जा रहे हैं। दूरी बढ़ानी पड़ेगी, पर कैसे? जल्दी पकड़ो इसे, मुझे भी देखना है कि ये कौन है। आगे का रास्ता तो एक विशालकाय चट्टान ने रोक रखा है। अब ये फंस गया। अभी एक मानव को मैंने खाई में फेंका है, इसको भी उसी के पास पहुंचा दूंगा। पर यह कूड़ा भरने वाला कागज़ का थैला क्यों निकाल रहा है? हवा भरने के लिए। पर क्यों? फोड़ने के लिए। कागज़ का थैला ही तो है, कोई बम तो है नहीं जिसके फटने से कोई विनाशकारी धमाका हो जाएगा। फड़ाम! विनाश तो होगा, क्योंकि इन पहाड़ों पर एक हल्का सा धमाका भी हिमस्खलन ला सकता है। उफ, हमको पीछे हटना पड़ेगा, पर यह चट्टान के उस पार जाकर बच जाएगा। पर कमांडो कैप्टन एक मौत से बचकर दूसरी मौत की तरफ बढ़ रहा था। बीडोंग। बीडोंग मतलब हिलना मत। ओह, आसमान से गिरे खजूर में अटके। इनकी तो भाषा भी समझ में नहीं आ रही है। कुछ समझते समझते भी कैप्टन गिर चुका था और उनके हाथ में थमे थर्मल हथियार चट्टान तक को पिघलाने लगे। अब इसका रहस्य खुलेगा। अब तो इसको हेलमेट उतारना ही पड़ेगा। बस एक पल और अरे, अब ये हिमबाग अचानक कहाँ से आ गया? ये तो वही बाघ लगता है जिसे ध्रुव छोड़ने आया था। अरे, ये प्रकृति क्या कर रही है? इसको तो बचने का मौका मिल गया हिमबाग के आने से। पर यह हिमबाग इसे बचाने आया क्यों श्रीमंत? पशुओं में भी सुरक्षा देने की भावना होती है सहमंत, पर यह प्राणी हिमबाग पर तो नियंत्रण पा ही लेंगे। वो जब होगा तब होगा। फिलहाल तो बाघ ने दो प्राणियों को उलझा कर रखा है, था था और तीसरा प्राणी इस कैप्टन के सामने अकेला है। मुझे तो लगता है अब मुझे देखना है कि तुम हो कौन, कि ये कैप्टन ही इस प्राणी का हेलमेट उतार लेगा। मुझे झटका लगा। इनके हेलमेट में कोई डिफेंस मैकेनिज्म है। मुझे फिलहाल यहाँ से जाना होगा। यदि सेना अब कभी भी यहाँ पहुँचती होगी। जूजीटा। जूजीटा मतलब रोको उसे। उस प्राणी ने लपक कर भागते कैप्टन को दबोच लिया और दोनों चट्टान के पीछे जा गिरे। धड़ाक! दूसरे प्राणी भी बाघ को भगाकर मदद के लिए उस तरफ बढ़े, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जल्दी ही कमज़ोर कैप्टन बेहोश होकर उस प्राणी के काबू में आ चुका था। एसपी राजन की बात ना मानना कैप्टन को भारी पड़ गया था। चलो, इसको अपने सेंटर पर ले जाकर पूछताछ करते हैं, और फिर अब हम इसके होश में आने का इंतज़ार करेंगे। इसको भी तो पता चले कि इसकी मौत आखिर है कौन। इसके देश भारत को डुबोकर मारने वाले चाइनीज़। कैसे पता ये भारतीय? पहले इसका हेलमेट तो उतारो ताकि इसे पता चल सके कि ये बर्फ़ पिघलाने वाली उसी गोल चट्टान के अंदर बने हमारे चाइनीज़ थर्मल जनरेटर में बैठा है। आओ, झटका लगा। इसका हेलमेट भी हमारी तरह सिक्योर्ड है। कोई बात नहीं, हम इसके होश में आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक हम थर्मल जनरेटर के बूस्टर को ऑन कर देते हैं ताकि बर्फ़ और तेज़ी से पिघले और भारत और जल्दी डूबे। इस जासूस ने एवलान चलाकर वह काम कर दिया जिसकी हम महीनों से कोशिश कर रहे थे।
चिंग यांग, ये देखो, यतियों की टोली यह स्थान छोड़कर ऊंची चोटियों की तरफ जा रही है। अब हम यहाँ पर बिना किसी बाधा के एक और विशाल थर्मल जनरेटर बनाएंगे। बस हमें इस जासूस को अपने भारतीय आकाओं को यह बताने पर मजबूर करना है कि यहाँ पर कुछ भी संदेहास्पद नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर हमको और हमारे कहर को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अलार्म बज रहा है, यानी कोई हमारी थर्मल जनरेटर चट्टान की रेंज के अंदर आया है। ये यति हमारे ठिकाने तक कैसे पहुंचा? इसने ज़रूर हमारे पैरों के निशानों का पीछा किया है। इसको अंदर का कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चलो, हम इसे बाहर ही रोकेंगे। तुम इस जासूस के साथ अंदर ही रहना, हम बाहर जाते हैं। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे भंजालू? हमने तो तुमसे हमेशा बाहर मुलाकात की है। हमसे कुछ छुपा नहीं है। काम की बात करो। मैंने ये क्षेत्र खाली करा दिया है। अब संधि के अनुसार तुम हमको नए स्थान पर बसने के लिए संसाधन और सुरक्षा के लिए आधुनिक शस्त्र दे दो। ऐसा है भंजालू, हम चाइनीज़ काम खत्म डील खत्म में विश्वास रखते हैं। वो ईयरफोन याद है ना, जो हमने तुमको हमेशा अपने कान में लगा कर रखने के लिए दिया था? हाँ याद है। वो तो वह ईयरफोन के साथ साथ एक बम भी है। अब बस ये बटन दबेगा, धड़ाक। भाग्यवश तुम्हारा यंत्र वहीं गिर गया था। अब अरे ये क्या? अरे सॉरी। और एक धमाके के साथ तुम्हारी खोपड़ी भड़ाम। अरे धमाका वहाँ कैसे? भाग्यवश तुम्हारा यंत्र वहीं गिर गया था। अब धड़ाक। अरे ये क्या? एकाएक कमांडो कैप्टन का शरीर अंदर से उड़कर एक चाइनीज से टकराया और खौलते पानी के बहाव के साथ पहाड़ की गहराइयों में गिरता चला गया। इस अप्रत्याशित घटना ने चाइनीज का गुस्सा भड़का दिया। तेरे कारण हमें बाहर आना पड़ा और उस जासूस को भागने का मौका मिल गया। अब तू भी इसी खौलते पानी में उबलेगा। सपने मत देख, मृत्युदंड तो मैं दूंगा तुझे वचन भंग पर। एक पल ठहरो सहमंत। अब तक यहाँ ना चिंगालू है ना ध्रुव, और तुम जिसको ध्रुव समझ रहे हो वह भी जा चुका है। अब तो मान लो कि ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव नहीं बना है। आगे देखने का कोई लाभ नहीं है। मैं पिछली बार की तरह शंका के आधार में त्रिशंकु नहीं बनना चाहता हूँ प्रभु। यह घटनाक्रम मुझे एक स्वीकार परिणाम तक देखना ही है। अब न तुम्हारी योजना बचेगी, धड़ाक। न तुम। इस घाटी में जितनी दूर तुम्हारा बहाया पानी गया है, थाड़, उतनी ही दूर तुम्हारे चीथड़े फैलेंगे। यही है भंजालू को वचन देकर फिरने का दंड। और तुम्हारा दंड भंजालू, यतिराज के साथ पूरा यतिवंश ही आ गया है। अब तो आप सत्य जान गए ना पिताजी? हाँ, और ये जानकर दुख हुआ। इसका दंड मृत्यु अथवा राज्य निकाला है। अपना दंड तुम स्वयं चुन सकते हो। दंड देना राजा का काम है। और अब यतिराज मैं हूँ, आप नहीं। क्योंकि आप पुरानी परंपराओं में उलझकर समय के साथ चलना ही नहीं चाहते। यतियों को आधुनिक नेतृत्व चाहिए, और वह न आधुनिक नेतृत्व मैं हूँ। यतिवंश बंदी बना लो पिताजी को। लो, यतियों के सरदार का भी अंतकाल आ गया सहमंत। अब तो मान लो कि ध्रुव को तुमने सुपर कमांडो बनने से सफलतापूर्वक रोक लिया है सहमंत। पर मुझे इस बात का विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्या विश्वास नहीं हो रहा? कि इतने सालों के बाद इसको बचाने जंगालू आएगा। ये कौन है? इस यति को तो पहले कभी देखा नहीं था। भोले मत बनिए पिताजी। ये आपका ही कोई सेवक है जिसे आपने मेरे विरुद्ध मैदान में उतारने के लिए बचा कर रखा था। ये जंगालू है क्या सहमंत? पता नहीं प्रभु। इसकी पृष्ठभूमि अगर ज्ञात होती तो पीछे जाकर देखा भी जा सकता था। मैं आपकी आंखों के सामने इसकी एक एक हड्डियां तोड़ूंगा पिताजी। अगर ये जंगालू है तो इसकी पुष्टि अब यतिराज और यतिरानी ही कर सकते हैं। तब करेंगे ना जब भंजालू इसको जीवित रहने देगा। इसको उसी खाई में गिराकर जहाँ से आपने इसे बुलाया है। रुक जाओ भंजालू। ये गिरा तो ये तो गिरा नहीं, हवा में रुक गया है। पर यह शक्ति इसके पास कैसे हो सकती है? ये तो मात्र वही कर सकता है जिसे शिशु काल में पवन देव का आशीर्वाद मिला हो। पर यह ढोंगी परंपरा तो मेरे बड़े भाई जंगालू के साथ हुई हादसे के साथ ही समाप्त हो गई थी। फिर ये शक्ति इसमें कैसे? क्या ये उस यति के आने के स्थान से ही एक हिमबाग भी आ रहा है? और इसके गले में वही गोला है जो जंगालू को दबोचने वाले बाघ के गले में था। यानी इसके साथ आने वाला यति मात्र जंगालू ही हो सकता है। जंगालू, आप लोगों को तो सभी नए यति जंगालू भाई ही दिखेंगे। मुझे युवराज पद से हटाना जो है, परंतु इसकी मृत्यु के साथ ही मैं ये विवाद खत्म कर दूंगा। ये मेरा जंगालू है। ये दोनों तो दो पर्वतों की तरह टकरा रहे। एक बात
मान नहीं रहा है और दूसरी बात कर नहीं रहा है। फिर ये तय तय कैसे होगा कि ये जिंगालू है अथवा नहीं? उस बार तो जिंगालू को चाइनीज से ध्रुव ने बचाया था, जानने के लिए पड़े बर्फ की चिता। इस बार भी शायद ध्रुव ही आकर मामला संभालेगा। रुक जाओ, अब ये कौन है? मेरा नाम ध्रुव है और मैं इस यति से मिल चुका हूँ, परंतु परिचय से पहले ही इसने मुझे नीचे फेंक दिया। ये भंजालू है, मेरा पुत्र। तुम अवश्य भारतीय हो। तुम्हारी भाषा वही है जो हिमालय पर आने वाले ऋषि मुनियों से हमने सीखी है। देखा देखा प्रभु आपने, उधर कैप्टन नीचे गया और इधर ध्रुव ऊपर आ गया। कैप्टन पहाड़ के विपरीत दिशा में नीचे गिरा था। इतनी शीघ्रता से वह घूमकर इधर नहीं आ सकता। मैं भारतीय हूँ। मुझे यति को देखकर बहुत तेज झटका लगा था, पर भंजालू ने उससे भी तेज झटका लगा दिया। पर ये यूं लड़ क्यों रहे हैं? यह जानने के लिए हमको इनकी लड़ाई रोकने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ। कर बाघ आ रहे हैं और वो भी दो दो। तुम इनसे बात कर सकते हो। कर हाँ, और इनसे ये लड़ाई रुकवाने का अनुरोध भी कर सकता हूँ। ध्रुव तो आ गया श्रीमंत। शायद अब ये जंगालू है या कोई और, इसका भेद खुल जाएगा। ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ सहमंत, पर यह हुआ तो हुआ क्या है? ओह, तो इस नए यति को तू लेकर आया जासूस। पर यह यति तुझको कहाँ मिल गया और तू जिंदा कैसे बच गया? जब मैं नीचे गिरा तो मैंने सर्कस के कलाबाज की तरह अपने गिरने की दिशा को मोड़ा, ताकि नीचे दिखती उभरी चट्टानों पर मैं पिट्ठू बैग का पट्टा फंसा सकूं। पर वहाँ दिखती एक गुफा और उससे झांकते एक बाघ को देखकर मेरा ध्यान भटक गया, क्योंकि उसने एक गुर्राट भरी जिसका अर्थ था कर पकड़ो। और तभी एक बाल भरे हाथ ने गुफा से गुजरते मेरे गिरते शरीर को बिजली की फुर्ती से पकड़ लिया, अंदर खींच लिया। मैं ये देखकर चौंक गया कि गुफा के अंदर उस हिमबाग के साथ वही यति था जिसने मुझे नीचे फेंका था। पहचाना मुझे ध्रुव? मैं पल भर में उसे पहचान गया। वह शीताली बागिन थी जिसे कई वर्षों पहले मेरे पिता ने हिमालय पर लाकर छोड़ा था। शीताली, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे बेटे हिमाद्री को लेकर आया था, परंतु ये यति। यही सुनने को तो मैं बेचैन हूँ। यही सुनने को तो मैं बेचैन हूँ। शीताली ने बताया कि उस दिन उसने पहाड़ की चोटी से कुछ यतियों को एक शिशु यति को फेंकते देखा। शीताली बागिन थी पर माँ भी थी, और वह अपने बच्चे को छोड़कर आई थी। उसने एक छलांग में गिरते शिशु को सुरक्षित अपने जबड़े में थामा और उसे उस गुफा तक ले गई। पर इसने जब जंगालू को बचा लिया था, तो फिर ये उसको हमारे पास लेकर क्यों नहीं आई? कर ये कह रही है कि इसने तुमको शिशु का हत्यारा समझा, तो तुम्हारे पास इसे कैसे लाती? इसलिए शीताली ने अपना दूध पिलाकर जंगालू को बड़ा किया और सदैव तुम सबसे दूर रखा। लेकिन जब मैंने शीताली से कहा कि इस यति का भविष्य यतियों के साथ ही है, तो वह मान गई। और साथ ही इसको अपने बेटे हिमाद्री से भी मिलना था। फिर ये दोनों तो फटाफट ऊपर चढ़ाए, पर मुझे समय लगा। आपने बाघ होकर भी एक यति को पाला, और मैंने एक भाई होकर भाई का रक्त बहाया। आपके सामने मैं नतमस्तक हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें। वाह, सारी दुविधाएं मिट गईं। आपके अस्तित्व को मैं राज रखूँगा, पर आप सब भी सतर्क रहिएगा। अब मुझे विदा दीजिए। अब हम इनका क्या करें? इनको आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओहो, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि तुम बच गए, अन्यथा मैं अपने आप को सदैव तुम्हारा अपराधी समझता रहता। अभी हॉटलाइन पर मैसेज आया है, हमारी आर्मी यहाँ पहुँचने वाली है। अरे, इसके कपड़े कहाँ गए? और ध्रुव के जाते ही ये कमांडो कैप्टन कहाँ से आ गया? तुम अभी तक शंकित हो सहमंत? हाँ प्रभु, जब तक मैं इस कैप्टन का परिचय नहीं जान लेता मेरी शंका बनी रहेगी। पर अब शंका दूर हो जाएगी, क्योंकि सेना के सामने तो ये कमांडो कैप्टन ठहर नहीं पाएगा। सभी आत्मसमर्पण कर दें, वरना हमारी लेजर गन्स इसी बर्फ में तुम सबकी चिता बना देगी। और तुम हिंदुस्तानी जासूस, अपना हेलमेट उतारो। अब तो इसको अब तो इसको अपना हेलमेट उतारना ही पड़ेगा प्रभु। हाँ, अब तो प्रकृति भी इसके बचने का कोई रास्ता नहीं निकाल सकती। मैं तुमको हथियार डालने के लिए 3 सेकंड का समय देता हूँ। 1, 2, 3, भड़ाम। और फिर उसने हवा भरा थैला फोड़ दिया श्रीमंत। हाँ सहमंत, उस धमाके से हिमस्खलन हो गया। कैप्टन तो पहाड़ों के अनुभवी यतियों के कारण बच गया, लेकिन चीनी सैनिक खुद ही जानते हैं कि वे कहाँ गए।
अब समझ में आ गया श्रीमंत। बस दो घटनाएं अभी भी मुझ में शंका का बीज बोए हुए हैं। एक तो ध्रुव और कमांडो कैप्टन कभी भी एक साथ नहीं दिखे, और दूसरी दूसरी ये कि थर्मल जनरेटर में तैनात तीसरे चाइनीज एजेंट की पोशाक उतरी हुई क्यों थी। कमांडो कैप्टन और ध्रुव अभी मिले नहीं तो साथ दिखे नहीं। प्रकृति तुमको प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करती सहमंत, और पोशाक पहनना ना पहनना व्यक्तिगत रुचि या अरुचि भी हो सकती है। अभी भी शंका रह गई ना, और आगे जाना पड़ेगा श्रीमंत, सुपर कमांडो ध्रुव के पहले खलनायक की तरफ, आपकी प्रिय प्रकृति के उस एकमात्र अपवाद की तरफ जिसको मानव तक बुलाते हैं, महामानव, डार्जिलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 3। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डार्जिलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव सीरीज़ के तीसरे भाग महामानव में। तब तक के लिए धन्यवाद।